नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार पाठक और आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए मैसूर किंगडम को पढ़ेंगे। देखो, मैसूर किंगडम ना साउथ इंडिया में आज के मैसूर की विसिनिटी में एक राज्य था जो विजयनगर एम्पायर के अंडर था। विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के बाद मैसूर वाज अंडर द हिंदू वोडियार डायनेस्टी। ठीक है, और ये 1565 के आसपास की बात है जब वोडियार डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर को रूल कर रही थी। इस राज्य को उस समय एक हिंदू रूलर रूल करते थे जिनका नाम था चीका कृष्ण राय। क्या था? चीका कृष्ण राय। और ये एक इनइफेक्टिव रूलर था, जिस कारण इस किंगडम के डी फैक्टो रूलर्स थे उस समय के वहां के कमांडर इन चीफ, जिन्हें हम देवराज कहते हैं, और कंट्रोलर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, जिन्हें हम नंदराज कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मैसूर और उसके साथ की रियासतों की जियोग्राफी समझ लीजिए और अपने अपने एटलस भी जरूर देख लीजिए। आज का जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का जो थोड़ा सा हिस्सा है, उस समय के मैसूर को दर्शाता है। ये मैप 1795 का है। इस समय मैसूर की जो टेरिटरी है थोड़ी सी सिकुड़ चुकी थी एज कम्पेयर जो कि ये पहले था। ठीक है, पहले इसमें मराठा और निजाम और कर्नाटिक, इनके ना कुछ थोड़े से एरिया और इंक्लूडेड थे। लेकिन क्या है कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती है ना, उसमें काफ़ी ये एरिया इनका सिकुड़ जाता है। तो ये वो वाला मैप है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैसूर घिरा हुआ है। इसके ईस्टर्न साइड में कर्नाटिक है, जहां अब ब्रिटिशर्स का दबदबा है। ठीक है, और इसके नॉर्दर्न साइड में मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद की टेरिटरीज हैं। आप देख सकते हैं कि मैसूर किंगडम में दो मेजर नदियां बहती हैं, एक है कावेरी और दूसरी है तुंगभद्रा। ठीक है, साथ में मैसूर और श्रीरंगपट्टनम को भी देख लो। जैसे कि मैंने आपको ना ये मैप में दिखा दिया कि मैसूर किस तरह से मराठा, निज़ाम, फ्रेंच और इंग्लिश, इन सब से घिरा हुआ है। तो इन सब के बीच में टेरिटरीज को एक्वायर करने की ना, एक दूसरे की एक्वायर टेरिटरीज को एनेक्स करने की पूरी होड़ मची हुई थी, क्योंकि ये सारा एरिया बहुत ही फर्टाइल था और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला था। ठीक है, अब वापस बात करते हैं मैसूर के राजतंत्र की। ज्योग्राफी देख ली, अब पॉलिटी देख लेते हैं। तो वोडिया डायनेस्टी के जो नंदराज थे ना, उनके अंडर एक आम सा घुड़सवार था, सैनिक था, जिसका नाम था हैदर अली। ठीक है, जो कि बहुत एम्बिशियस और इंटेलिजेंट पर्सन था। जल्दी ही हैदर अली जो है वो डेप्यूटी मिनिस्टर की पोस्ट को हासिल कर लेगा अंडर नंदराज। मैसूर टेरिटरीज पर अब बार बार ना 18 सेंचुरी में, मिड 18 सेंचुरी में बार बार हमले होने लगते हैं। मराठास ने 1753 से लेके 1759 तक रिपीटेड अटैक्स किए, और एक एक आध बार उन्होंने 1755 में भी निज़ाम ने भी मतलब अटैक किया था। 1753 से 59 तक रिपीटेड अटैक मराठा के चल रहे थे। साथ में 55 में एक बार निज़ाम जो है हैदराबाद का, वो भी मैसूर पे अटैक कर देता है। एज ए रिजल्ट मैसूर स्टेट जो है वो फाइनेंशियली बर्डन फील करती है, कमज़ोर हो जाती है, और पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो वहाँ पे बढ़ जाता है। इस समय तक देवराज और नंदराज खुद को लाचार समझने लगते हैं, और ऐसे में उनको एक ताकतवर इंसान की ज़रूरत महसूस होती है। अब जो कि कैसा ताकतवर इंसान होना चाहिए, जिसमें मिलिट्री टैलेंट भी हो, जो डिप्लोमेटिकली भी साउंड हो, और लीडरशिप परस्पेक्टिव से भी बेस्ट हो। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हैदर अली जो है वो 1761 में मैसूर के डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं। हैदर अली देखते हैं कि उनके जो राइवल्स हैं किस तरह से लड़ते हैं और उनके क्या क्या टैक्टिक्स हैं। वो देखते हैं कि निज़ाम भी अपनी जो टी फोर्सेस है ना, उनको यूरोपियन लाइंस पर ट्रेन कर रहा है। तो जो हैदर अली है उसने भी यूरोपियन वॉरफेयर टेक्निक्स को अपनाया, उनको एक्सेप्ट किया, और बहुत सी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो लॉन्च की। अब वे फ्रेंच को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वेरियस लैंग्वेजेस और कल्चर्स में उनकी मजबूत पकड़ होती है हैदर अली की। 1755 में हैदर अली फ्रेंच की हेल्प से डिंडीगुल, डिंडीगुल एक जगह है जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर एक आर्सेनल बनवा चुका था। मराठास अंडर पेशवा माधव राव, ठीक है, मैसूर पर रिपीटेडली रेड करते हैं। कब कब करते हैं ये? 1764 में, 66 में और 1771 में,
जिस कारण मैसूर को बहुत से रिसोर्सेज और कुछ टेरिटरी से हाथ धोना पड़ जाता है। 1772 में जैसे पूना में पेशवा माधवराव की मृत्यु होती है ना, तो इस मौके का वो पूरा फायदा उठाता है हैदर अली, और 1776 आते आते अपनी सारी लॉस्ट टेरिटरीज को वापस एक्वायर कर लेता है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि मैसूर इंग्लिश के हाथ में किस तरह से आता है। ब्रिटिशर जो हैं उनको मैसूर जीतने के लिए 4 बैटल्स लड़नी पड़ी थी। अब आप देखेंगे कि मैसूर किंगडम अंडर हैदर अली और हिज सन जो है टीपू सुल्तान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम था इन दोनों के अंडर, हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर। ये दोनों जो रूलर्स हैं ना, बहुत ही इनोवेटिव थे, ब्रेव भी थे और स्ट्रॉन्ग भी बहुत थे। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की। ठीक है, ये हमने ओवरव्यू देख लिया, अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को देखते हैं। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ना 1766 में ब्रिटिश एक ट्रीटी करते हैं निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है वो निज़ाम को नॉर्दर्न सरकार का जो एरिया है वो देंगे, जिसके बदले में निज़ाम को इंग्लिश की मैसूर के अगेंस्ट वॉर में हेल्प करनी होगी। हैदर अली के सामने निज़ाम था, मराठा और आरकोट के रूलर एक साथ अटैक की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे में हैदर जो है वो एक डिप्लोमेटिक मूव चलता है, जिसमें वो क्या करता है, निज़ाम को अपनी कुछ टेरिटरी दे देता है और मराठास को भी कुछ पैसे दे देता है। इन दोनों को अपने साथ मिला लेता है और इनके साथ मिलकर आरकोट पर अटैक कर देते हैं। यहाँ क्या है, आरकोट में 1.5 साल तक स्ट्रगल चलती है, और स्ट्रगल करने के बाद हैदर के पास है, मतलब ये जो हैदर है ना, हैदर अली जो आरकोट में ये कर रहे थे, टेरिटरी एक्वायर करने की ट्राई कर रहे थे, इनको दिखता है कि नीचे ही थोड़ा सा मद्रास प्रेसिडेंसी में इंग्लिश बैठे हुए हैं और उन पर वो एकदम से सडन अटैक कर देते हैं। अब जिसके कारण पैनिक होकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है ना मद्रास में, वो घुटने टेक देती है, और 4 अप्रैल 1769 इस डेट को ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, जिसको हैदर अली डिक्टेट करते हैं। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज जो कि ब्रिटिश और हैदर हैं एक दूसरे की टेरिटरीज की रिस्पेक्ट करेंगे और एक्विजिशन एक दूसरे की टेरिटरी की नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिसाइड होता है कि जब कोई तीसरी पावर ब्रिटिश या मैसूर में से किसी एक पर अटैक करेगी तो दूसरा उसकी हेल्प करने आएगा। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब डिस्कस करना है हमें सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर को। इस वॉर की टाइमिंग क्या थी, 1780 से लेके 1784। अब जैसे मैंने आपको बताया कि माधवराव ने क्या किया था, 1764, 66 और 71 में मराठा मतलब इन्होंने क्या किया था, मैसूर पर अटैक किया था। ठीक है, 64, 66 और 71 में। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई 1769 में, जिसमें एक दूसरे की हेल्प करने की एश्योरेंस दी गई थी मैसूर और इंग्लिश के द्वारा एक दूसरे को। तो अब अंग्रेज क्या करते हैं, 1771 में जब मैसूर जो पे अटैक करता है माधवराव, तो उनकी हेल्प नहीं करते अंग्रेज, ठीक है, मैसूर की। तो इससे क्या होता है, यही बात जो है वो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का मेजर रीजन बनी। ये वॉर 1780 में शुरू हुई। हैदर के लिए क्या है, फ्रेंच ज़्यादा हेल्पफुल थे इंग्लिश के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्रेंच हैदर की जो मिलिट्री डिमांड्स है ना, लाइक गन्स हैं, आर्टिलरीज हैं, इनको लगातार पूरा कर रहे थे। आई होप आपको पता है कि मैसूर किंगडम के जो वेस्ट में है मालाबार कोस्ट, जहाँ पे माहे लोकेटेड था, आप अपने एटलस में भी एक बार चेक कर लो। तो फ्रेंच की जो मिलिट्री डिमांड्स है उसको पूरा करने में माहे पोर्ट का बहुत मतलब रोल था मेजर। ठीक है, इसी पोर्ट से मैसूर को सप्लाई की जाती थी। इस समय ब्रिटिश को इंडिया में लीड करने वाला था गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग। उसे मैसूर के फ्रांस के साथ संबंध जो थे वो अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुई थी तो फ्रांस का बहुत बड़ा रोल था अमेरिका को ब्रिटिशर से आज़ादी दिलवाने में। तो इस टाइम के दौरान क्या है कि इंग्लिश माहे को कैप्चर कर लेते हैं, और ये हैदर अली के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था, क्योंकि माहे जो था वह मैसूर की टेरिटरी में था और हैदर अली की प्रोटेक्शन में था। हैदर अली अब निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के साथ एक जॉइंट फ्रंट इंग्लिश के अगेंस्ट लॉन्च करता है। जुलाई 1780 में हैदर कार्नेटिक पर अटैक करता है और आरकोट पर कब्जा भी कर लेता है। इस टाइम पर अंग्रेज डिप्लोमेसी खेलते हैं एक,
और निज़ाम और मराठास को अपनी तरफ कर लेते हैं। हैदर बिना घबराए डटकर उनका सामना करता है। 1781 में ब्रिटिशर्स की साइड भारी पड़ती है हैदर पर, लेकिन उसके अगले ही साल 1782 में हैदर फिर से इंग्लिश पर भारी पड़ जाता है। अब 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इस जंग को कंटिन्यू करेंगे उनके पुत्र टीपू सुल्तान। लेकिन 1 साल तक लड़ने के बाद टीपू सुल्तान भी थक जाते हैं और एक संधि करना समझदारी समझते हैं इंग्लिश के साथ। ठीक है, तो वो जो संधि वो करते हैं 1784 में। ठीक है, और वो जो ट्रीटी थी उसे कहा गया ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इस ट्रीटी में यही डिसाइड हुआ कि भाई एक दूसरे की टेरिटरीज की रिस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे की टेरिटरी को एक्वायर नहीं करना है फर्दर। ठीक है, अब अंग्रेज तो इतने शरीफ थे नहीं कि वो आगे ऐसा नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। तो अब आपने ये देख लिया कि ये जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है ये भी इनकन्क्लूसिव रही। साथ में अब हमने क्या है कि ये पता है आपको इसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद रूल कौन करेगा? रूल करेगा टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के बारे में हमें थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है, इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अभी क्या है, टीपू को ना शेरे मैसूर भी कहा जाता था। शेरे मैसूर। 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बाद टीपू अपने किंगडम को 7 प्रोविंसेस में डिवाइड कर देता है, जिन्हें असाफी टुकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असाफी टुकड़ी। बाद में उसने असाफी टुकड़ियों की संख्या को कर दिया था 17। हर टुकड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर डिवाइडेड थी, जो फिर सब फर्दर डिवाइडेड थी विलेजेस में। ठीक है, विलेजेस में डिवाइडेड थी। इसके बाद जो टीपू है ना, वो खुद एक तो बहुत इंटेलिजेंट था, इनोवेटिव था और पढ़ा लिखा शासक था, जो कि फ्रेंच भाषा भी जानता था। इसने अपने अंडर कोई वजीर ही नहीं रखा हुआ था। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में 7 मेजर प्रिंसिपल डिपार्टमेंट्स थे, जिन्हें उस डिपार्टमेंट के मीर आसिफ गवर्न करते थे। कौन करते थे? एक प्रिंसिपल डिपार्टमेंट को गवर्न मीर आसिफ। ये मीर आसिफ किसी वजीर की बजाय डायरेक्टली टीपू सुल्तान को रिस्पॉन्सिबल थे। राइट। प्रोविंसेस या फिर हम कहें असाफी टुकड़ीज को डील करने के लिए 2 ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे। एक था असफ, जिसको कहा जाता था सिविल गवर्नर, और दूसरा था फौजदार, जिसको कहा जाता था मिलिट्री गवर्नर। ठीक है, टीपू ने क्या किया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ मैं, जो उसके टाइम में मतलब हैपनिंग्स मेजर थी, उसने किया था काम। एक तो टीपू ने इंट्रोड्यूस किया नए क्वाइनेज सिस्टम को, नए कैलेंडर्स को, नए कुछ स्केल्स को और मेजर्स को। ठीक है, टीपू ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत इंटरेस्ट शो किया और श्रीरंगपट्टनम में भी एक ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया। उसने पेरिस के जैकोबियन क्लब को भी ज्वाइन किया था। और क्या किया जी, इंपॉर्टेंट बात वो थी कि उसने श्रृंगेरी शारदा टेम्पल है, ठीक है, श्रृंगेरी एक जगह है कर्नाटका में है, तो वहां पे गॉडेस शारदा का जो है टेम्पल है उसको भी रिपेयर करवाया था। टीपू सुल्तान इतना ज़्यादा इनोवेटिव था कि माना जाता है कि रॉकेट्स को वेपन्स की तरह फर्स्ट टाइम टीपू सुल्तान ने सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में यूज़ किया था। हालांकि टीपू ने खुद ही सारे मेजर गवर्नेंस जो वर्क्स थे वो संभाले हुए थे, लेकिन उसने काफ़ी सारे ऑफिसर्स के बोर्ड भी बना रखे थे, जिनकी लगातार मीटिंग्स होती थी, और उसमें एक खास बात ये थी कि मेंबर्स को ना राइट टू डिसेंट भी अवेलेबल था, वो विरोध भी कर सकते थे। तो ये एक अच्छी एक हैबिट थी उसकी। तो टीपू ने कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को भी बहुत बेहतर बनाया था। टीपू सुल्तान ने पॉलीगार्स, एक पॉलीगार्स मतलब एक तरह के ज़मींदार होते थे जिनके पास ना हेरिडिटरी लैंड राइट्स होते थे। तो पहले हैदर अली भी उनको थोड़ा सा डिस्करेज करता था, लेकिन इसको एकदम अच्छे तरीके से डिस्करेज किया टीपू सुल्तान ने पॉलीगार्स को। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आम किसान होते हैं और जो कल्टीवेशन होती है उसको थोड़ी सी इनकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, ये सब था सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड और साथ में टीपू सुल्तान के बारे में। अब हमने देखना है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को। ठीक है, अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की जो टाइमिंग है वो है 1790 से लेके 92 तक। ठीक है, मराठा और निज़ाम जो हैं वो टीपू सुल्तान की बढ़ती ताकत को ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है,
और उनको डर था कि टीपू उन पर अटैक करके उनके राज्य उनसे छीन सकता है। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है तो वो 1790 के आसपास मराठा और निज़ाम के इस सस्पिशन का, इस शक का पूरा फायदा उठाता है और उन्हें अपने साथ मिलाकर मैसूर के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू करवाता है। अब तक ब्रिटिश बहुत स्ट्रांग थे और वे कोई ना कोई बहाना ही ढूंढते थे, आपको पता है, बहाना ढूंढने लग गए थे। ठीक है, स्ट्रांग होने के बाद वो कि बस वॉर करने का बहाना मिले और हम बस दूसरे को ठोक दें। तो मैसूर के साथ फाइट फाइट स्टार्ट करने का पूरा बहाना उन्होंने ढूंढा। ऐसा बहाना प्रोवाइड कर दिया राजा ऑफ ट्रेवनकोर ने। राजा ऑफ ट्रेवनकोर ने कोचिन में डच से कुछ टेरिटरी परचेज कर ली। टीपू सुल्तान कोचिन को मैसूर की टेरिटरी मानता था, जिसके कारण राजा ऑफ ट्रेवनकोर का कोचिन की टेरिटरीज को खरीदना टीपू सुल्तान को उसकी सोवर्निटी पर पूरा एक हमला दिखता है। ठीक है, जिस कारण वो अप्रैल 1790 में ट्रेवनकोर के राजा पर अटैक करेगा। अब ब्रिटिश जो हैं वो राजा ऑफ ट्रेवनकोर के साथ सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं और वो क्या एक्सक्यूज देते हैं टीपू को कि भाई टीपू, तुमने क्या किया था, टर्की और फ्रांस से 1785 और 1787 में मदद के लिए अपनी एम्बेसी भेजी थी, जो हमें मंजूर नहीं। ठीक है, इसलिए अब तुम्हारी और हमारी राइवलरी है और हम राजा ऑफ ट्रेवनकोर की सपोर्ट करेंगे। तो फिर अब 1790 में ये वॉर स्टार्ट हो जाती है और 1791 आते आते लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो सेरिंगपट्टनम तक पहुंच जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान ने मराठा, निज़ाम और इंग्लिश को बराबर की टक्कर दी। लेकिन 1792 जब तक आया तो टीपू सुल्तान ये समझ गया था कि अब जीतना जो है उसके लिए वो मुश्किल हो गया है। इसलिए मार्च 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम होती है, जिसके अकॉर्डिंग टीपू की बहुत सी टेरिटरीज मराठास को, निज़ाम को और इंग्लिश को चली जाती है। मैसूर किंगडम सिकुड़ जाता है और मराठास के पास तुंगभद्रा साइड की टेरिटरी चली जाती है। निज़ाम के पास कृष्णा रिवर से पेन्नार की टेरिटरी चली जाती है और टीपू को 3 करोड़ रुपीस वार इंडेमनिटी भी पे करना पड़ता है। अब ये वो सारा कुछ कर रहा था, मतलब अपने टैक्स को बढ़ा के या फिर नई पॉलिसीज कुछ लॉन्च करके। पहले टैक्स कम होता था, फिर उसने बढ़ा दिया। तो उसको तो अपना एक तरह से वॉर के लिए तैयार होने के लिए, फर्दर तैयारी करने के लिए टैक्स भी बढ़ाना पड़ा। तो बहुत बहुत सा टर्मोइल मचा हुआ था अब उसकी पॉलिटी में। तो ये सारा कुछ था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर तक। ठीक है, अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टाइमिंग है 1799। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1798 में जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल नियुक्त होता है, तो ऐसे में क्या था कि ही वांटेड कंप्लीट डोमिनेंस इन डेक्कन एरिया। वो एक्चुअली लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बहुत ही इंपीरियलिस्टिक सोच वाला था। ठीक है, तो वेलेस्ली डिटरमाइंड था कि या तो टीपू को वो सरेंडर करवाएगा या खत्म कर देगा। अब लड़ाई शुरू करने के लिए इंग्लिश ने फिर वही बहाना बनाया कि टीपू ने अरेबिया, टर्की और फ्रांस में एमिसरीज को भेजा। ठीक है, और अब 1799 अप्रैल में टीपू के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, जब टीपू को सरेंडर करने के लिए कहा गया। तो उसने कहा कि मतलब इट इज बेटर टू लिव लाइक ए लॉयन फॉर ए डे देन टू लिव लाइक ए जैकल फॉर 100 ईयर्स। एक दिन शेर की तरह लड़के मरना अच्छा है बजाय कि 100 साल सियार की तरह जीने के। ठीक है, तो इसी फिर बात को कहते हुए उसने फिर क्या किया कि बहुत ही बहादुरी से सभी का सामना किया उसने। अच्छी तरह से मतलब लड़ा और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। इसके साथ ही मैसूर को एनेक्स कर लिया जाता है और टीपू सुल्तान की जो फैमिली थी उसको बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो ये सब था आपका मैसूर किंगडम को से रिलेटेड। ठीक है, अब फर्दर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। तो फिलहाल के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।